नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जहाँ से सिलसिला ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू करता हूँ। वही सवाल व जवाब का सिलसिला है। हुर्र अली शाह, नूरुल अमीन काकड़ साहब, पता नहीं आप हमारे पिछले वज़ीर आज़म के रिश्तेदार हैं कि नहीं, और शेख रहमान साहब ने एक तरह के सवाल पूछे। मैं पहले सवाल आपको बता देता हूँ और फिर मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। नहीं दूंगा, कोशिश करूँगा। जवाबों से आपको मैंने पहले अर्ज कर चुका हूँ, आपका मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। आप अपना ओपिनियन बना के रखें। हम कौन है आप? हमने कौन सा आपको कोई सख्ती से कहना कि नहीं हमारी बात माने? आप रखें ओपिनियन। अच्छा, पहला सवाल ये, हमारे यहाँ मार्शल लॉ क्यों लगते हैं? अंग्रेजी में कहा गया वाई वी हैड मार्शल लॉ। दूसरा, अयूब खान साहब की इलेक्शन फातिमा जुना के खिलाफ रिग्ड थी, धांधली की थी। ऑलराइट, सुन लिया ये भी आपका। और ये कि मुझे को मना करता है कि ये सवाल का जवाब नहीं देना, ये दिल से निकाल दें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी अयूब खान के परवरदा थे। ठीक, या तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट, अब ये लफ्ज़ एस्टैब्लिशमेंट गोलमोल सा है। आमतौर पर उसके ब्यूरोक्रेसी जो हमारी सिविल सर्विस है वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन हम एस्टैब्लिशमेंट को फौज भी समझते हैं। ठीक है, तो इनमें सवाल का, हमारी एस्टैब्लिशमेंट और सियासतदान क्या हमेशा मुल्क और कौम के बारे में सोचते हैं और काम करते हैं? अच्छा ये चार सवाल हैं। ये जो चौथा आपने सवाल किया, हमेशा सोचते हैं, इसमें मुझे फैज़ साहब के गज़ल के दो शेर याद आ गए हैं। मर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, तुम मुनसिफ हो तो हशर उठा क्यों नहीं देते। दूसरा शेर ये है कि आप कहते हैं कि ये जो हुकूमत करते हैं ये हमारा ख्याल नहीं रखते गरीबों का। नहीं, अम्मी मैं मिडिल क्लास ही हूँ ना, मैं ऐसी इमारत तो है नहीं जिसके ऊपर मैं कच्छा पहन के छलांगे मारता हूँ। मैं बड़ा अमीर हूँ, मैं डेली वेज वर्कर हूँ। वो कहते हैं कि हमसे कहते हैं चमन वाले गरीबाने चमन, यानी उनके पास दौलत है और हमें वो कह रहे हैं, हमसे कहते हैं चमन वाले गरीबाने चमन को, तुम कोई अच्छा सा रख लो अपने वीराने का नाम। तो एटलीस्ट फैज़ साहब को तो पता था कि एक वीराना है और एक चमन है, इनको नहीं पता। तो शायद ना, आज भी मैंने देखा कि कीमतें और बढ़ रही हैं, बिजली की भी और गैस की भी। और इससे मैं जो लिखा है उससे मैं हट के बात कर रहा हूँ। अरे बाबा, मुझे में पता है कीमतें बढ़ानी है, हुकूमत के खर्चे कम करो, बिल्कुल कम करो। क्यों इतनी डिवीजन बनाई हुई हैं आपने? उसका भी वजीर, उसका भी वजीर, उसका भी वजीर, उसका भी सेक्रेटरी। मुंजमद करो, स्पेंड लेस। हम खर्च करते, आप खर्च करते। और ये मुझे आज पता लगा है कि आपने सिर्फ कहा है कि 3 दौरे मुल्क से बाहर किए जा सकते हैं। वो दौरे क्यों करने हैं बहू? ये क्या फायदा है मोबाइल का? आप जूम पे नहीं गुफ्तगू कर सकते? एक वजीर साहब गए हुए हैं, क्या करेंगे वहां गुफ्तगू? ये आपने खर्चे कम करने, हम अपने वीराने का अच्छा सा कोई नाम सोच लेते हैं, आप अपने खर्चे कम कर रहे हैं। सोचें उनके बारे में भाई, और ये हर दफा कीमतें ना बढ़ाई जाएं। अच्छा जी, सवाल वापस आते हैं, मार्शल लॉ क्यों है? आप जो जिस जाविये से सोच रहे हैं मार्शल लॉ क्यों लगते हैं, उसके कई जाविये हैं सोचने के। अगर आप अपना जाविया बदलेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी, ये ज़हन में रखिएगा। पहली बात, आज़ादी के वक्त, जिसको पार्टीशन भी कहते हैं, इंडियन मुस्लिम लीग, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिसके लीडर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे,
उनको हुकूमत करने का कोई तजुर्बा नहीं था, नो एक्सपीरियंस। कांग्रेस को था। सो जो हुकूमत बनी, इट वॉज एन इनएक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट। और फिर लोग आ रहे हैं, धड़ाधड़ आ रहे हैं, धड़ाधड़ आ रहे हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात, ये थोड़ी सी तकलीफ दे, जो 1946 में इलेक्शन हुई थी, जिसमें सेंट्रल या फेडरल लेजिस्लेचर इलेक्ट हुए थे लोग, उन सीटों से जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, वही पाकिस्तान की फेडरल लेजिस्लेचर थी। उसने कानून साजी भी करनी थी और आइन साजी भी करनी थी। ठीक है, हैं जी, तीनों भाइयों। आप 47 में बन गया पाकिस्तान, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 ही कहते हैं ना, 54, सब कुछ किया, आइन नहीं बनाया। हिंदुस्तान ने बना लिया बड़ी जल्दी। वो मैं देखता हूँ किसमें इस वक्त डेट नहीं आ रहा, याद आ रही 49 है, 49 ही मेरा है, 51, 49 है, बना लिया। और जवाहरलाल नेहरू साहब जो उनके वज़ीर आज़म थे, उनको कहा गया कि हालात बड़े मुश्किल हैं, इलेक्शन कराएंगे तो हम हार जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शन होनी चाहिए। हमारे जो इलेक्टेड थे उन्होंने कहा जी सब कुछ बनाना है, आइन नहीं बनाना। एक उन्होंने काम किया, 1954 में उन्होंने आला अदालतों के इख्तियार बढ़ा दिए, एक्सपैंडेड। लेकिन उस कानून जो उन्होंने बनाया था उस पर दस्तखत गवर्नर जनरल ने किए, गुलाम मोहम्मद। गवर्नर जनरल साहब को कई बीमारियां थी, लुकनत भी थी, और चलिए कहते हैं कि जो मर जाए उसके बारे में बात नहीं करनी, चलिए उसको खा जाते हैं, फिर कभी करते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो आईनी असेंबली थी और कानून साज असेंबली, उसको डिसमिस कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। और वो केस वो भाग के गए सिंध चीफ कोर्ट के पास, जिसको हम याद करते हैं मौलवी तमीजुद्दीन खान। एक किताब में ये भी लिखा कि वो बुरखा पहन के गए, क्योंकि वो जाने पर रोकते थे, जो आप भी करते हैं। बुरखा तो नहीं पहना जाता, वो आप भी करते हैं। सिंध चीफ कोर्ट ने फैसला दिया कि ये नहीं हो सकता कि आप आइन साज असेंबली को गवर्नर जनरल डिसॉल्व कर दें। लिहाजा उसकी अपील हुई फेडरल कोर्ट में, जो अब हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। फिर हुकूमत की तरफ से अंग्रेज़ वकील भी आए, उन्होंने बड़ा सोचा, इधर उधर किया, इस नतीजे पहुँचे। उन पे आर्गूमेंट ये किए गए कि कई कवानीन पे अमल दरामद हो रहा है जिस पे गवर्नर जनरल के, इसको कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ सब साइलेंशियो, चुप करके कानून बन गए। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने सेट असाइड कर दिया। गुलाम मोहम्मद साहब का ख्याल ये था, गवर्नर जनरल साहब का, कि अब वो खुद ही हुकूमत करते रहेंगे। लेकिन एक केस यूसुफ पटेल का सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आएगा, वो इलेक्शन करा। जब फैसला हुआ मौलवी तमीजुद्दीन केस का, तो जो वकील थे अंग्रेज़ थे उन्हें कहा जी इलेक्शन कब कराएंगे? उसने कहा एज सून एज पॉसिबल, जहाँ मुमकिन हो सकता। ज़िया-उल-हक साहब ने तो कहा ना 90 दिन के बात करा। याद है वो CMLA चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, CMLA का नाम था कैंसल माई लास्ट अनाउंसमेंट। उन्होंने फैसला किया, गुलाम मोहम्मद को मजबूरन इलेक्शन करानी पड़ी और 56 का आइन बन गया। उस चैन को मैंने पीछे से कहा था, हाथ में लेके वो गए, मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा साहब आ गए थे दादा, उनके पास आइन बन गई। लतीफ़ा उस ज़माने में ये चल रहा था कि इतने प्राइम मिनिस्टर इतनी जल्दी बदली जाते हैं, इतनी जल्दी तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर धोतियाँ नहीं बदलते। यानी एक किताब में मैंने पढ़ा कि अगर आपके पास
1.5 MLA है, जिसे हम MNA कहते हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, MNA 1.5 MLA, तो आप वजीर हो जाएंगे। तो ये कोई नई नहीं है हम में खूबी, पुरानी तरह की जलालत हो रही है हमारे। नाज़रीन, जब तक 1956 का आइन नहीं बना था, हमारे लिए आइन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। वजह मैंने आपको बता दी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ये था कि जिस असेंबली ने वो आइन बनाएगी, जब वो आइन बना लेगी तो तहलील हो जाएगी। तो जी इलेक्शन क्यों लड़े, उसका तरीका सिर्फ यही, आइन ही ना बनाए, तो आप बैठे रहे। 7 अक्टूबर 1958 को मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा साहब ने कहा मार्शल लॉ, आइन गया, जैसे इसको उठा के ये खत्म। अयूब खान साहब कमांडर इन चीफ थे, ये भी मैं भूल जाऊंगा, मैं बात करते भूल जाता। 1954 में लेजिस्लेटिव असेंबली को तहलील करके गुलाम मोहम्मद ने जनरल अयूब खान, जो कमांडर इन चीफ फौज के थे, उनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। तो लहू तो हमने लगाया ना, सियासतदान ने लगाया उनको, और वो बन गए। 58 में वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। 7 अक्टूबर को मार्शल लगता है, 28 अक्टूबर को मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा साहब फारग हो जाते, कोयटा भेज दिया जाता। और फिर भी शायद इंग्लिस्तान में बात है, उनके बेटे ने किताब भी लिखी है उन्होंने। अब अदलिया ने जो फैसला किया, जिसके बारे में ताज्जुब होता है, केस था स्टेट वर्सेस दोस्तों, एक्चुअली इसका नाम था स्टेट वर्सेस दोस्तल खान। उसमें ये इश्यू नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन उस पे उन्होंने कैल्सर की थियरी कामयाब इनकलाब के बारे में उसको हूबहू कबूल कर लिया। कैल्सर की थियरी ये थी कि कामयाब इनकलाब एक नया फवारा होता है कानून साजी का। A successful revolution becomes a new fountainhead for law, for making law. तो उन्होंने कर दिया। 58 के मार्शल लॉ पे बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। जैसे मैं एक दफ़ा पहले भी कर चुका हूँ कि भुट्टो साहब की फांसी के बारे में हमें अदलिया ने फांसी दे दिया, जुडिशल असैसिनेशन, ये स्टेट वर्सेस दोस्तल खान का केस हुआ लिहाजा। लेकिन इस पे एक चीज़ जो हम भी उनके बड़े आशिक थे, और आप भी होंगे, आज भी उनकी पार्टी चल रही है। 7 अक्टूबर 1958 को जो काबीना बनी, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद शामिल थे। जो 27 अक्टूबर 1958 में अयूब खान साहब ने काबीना बनाई, उसमें भी शामिल थे। और 1957 से लेके 1966 तक वो अयूब खान साहब के साथ रहे बतौर वज़ीर। पहले एक वज़ारत था, फिर फॉरेन मिनिस्टर। मैंने पिछली दफ़ा जिक्र किया था एक प्रोग्राम में कि स्टैनली वॉलपोर्ट ने लिखा हुआ है जिन्ना साहब के बारे में, जिन्ना पाकिस्तान, और उसमें बहुत तारीफ़ की है कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह की। स्टैनली वॉलपोर्ट ने सुल्फ़ी भुट्टो पाकिस्तान में लिखी हुई किताब। भुट्टो साहब को बाहर भेजा गया कॉन्फ्रेंस के लिए, जिनीवा में शायद, और तकरीर अच्छी करते थे। मैंने पहले कहा उनको इल्म है, सियासत का भी इल्म था, उनके इल्म में कोई डाउट नहीं, लेकिन इल्म के बारे में एक दफ़ा शायद अगले प्रोग्राम में बात करूँ। उनने जो ख़त लिखा, जो स्टैनली वॉलपोर्ट की किताब में छपा हुआ है, उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा को लिखा कि जब तारीख़ लिखी जाएगी, आपको कायद-ए-आज़म से बड़ा लीडर माना जाएगा। मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, वैसे ही ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये ख़त, लिहाजा वज़ीर बनने के लिए मुझे लगता है चापलूसी कोई हमारी जीन्स में लिखी गई है, हमारे अंदर है। और मैं कभी फिर प्रोग्राम हुआ, मैं आपको बताऊंगा कि जो महकूम कौम रहती है ना, उनमें से महकूमियत नहीं निकलती है।
आप जाके उम्रा करें और कोशिश करें कि एक ग्रुप तुर्की से जो लोग आए उनके साथ चलें। आप देखें किस हकारत से वो देखते हैं अरबियों को, क्योंकि उनने उन पे हुकूमत की हुई है। तो हम भी तो महकूम हुकूमत रहे हैं ना। आपका ख्याल है हम पे अंग्रेज़ों ने हुकूमत नहीं की, सिखों ने नहीं की? यानी लाहौर में जो उसका एक मुजस्मा या घोड़े पे बैठा हुआ सिखों का महाराजा रंजीत सिंह, उसको गिरा दिया। आपको बिल्कुल तारीख भूल गया अपनी की है हम पे। ये भुट्टो साहब की पढ़ाई के बारे में या और लोगों की पढ़ाई के बारे में एक मुहावरा है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुहावरा ये है कि अगर आप एक रूसी को 1000 साल पढ़ाएं और फिर उसको चीरें तो वो नीचे से कॉसैक निकलेगा। अगर आप एक जापानी को, जापान के बाशिंदे को 1000 साल पढ़ाएं और उसे भी चीरें तो वो सैमुराई निकलेगा। हमारे यहाँ अगर एक वडेरे को, जिम्मेदार, बड़े जिम्मेदार को पढ़ा लें जितना मर्जी, चीरें, वडेरा निकलेगा। ये कमी कमीन है। ये कमी कमीन का लफ्ज़ हमारे यहाँ पंजाब में और सिंध में है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। वो ज़मीन पे बैठ के जान दे देगा, कमी नहीं होगा। ये ऐसी बनाया है हमने उसके बाद। आजकल टेलीविज़न पे इससे पहले टेलीविज़न पहले एक बात है, एक दफ़ा मुझे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बुलाया अपने दफ्तर और मेरे सामने पैड रख दिया और अंग्रेजी में पूछा, वाई कांट पाकिस्तान बी लाइक जापान? हम जापान क्यों नहीं बन सकते? मैंने अर्ज़ किया, क्योंकि हम जापानी नहीं हैं। मैंने उनसे कहा कि आप किताब शोगन पढ़ लें जेम्स क्लेवेल की, तो आपको पता लग जाएगा जापान बैकग्राउंड, जापानीज बैकग्राउंड क्या है। आजकल वो टेलीविज़न पे चल रहा है शोगन, मैं 4 किस्तें मैंने देखी, बड़ा अच्छा प्ले है। और वो 1600 AD के बारे में है। वडेरापन सिर्फ ज़मीन के साथ नहीं है, मैंने शहरों में भी देखा है। छोटी सी ताकत दे दें उसको, उसका बिहेवियर वडेरे जैसा होगा। मैं एक ज़माने में पढ़ाता था मैनेजमेंट पिम्स में, और कभी कंपनी में जाकर भी पढ़ाता था। तो मैंने एक जगह पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा जब आप जाते हैं, आपके पास कोई, आप जाते हैं किसी मुतहद के पास, तो क्या होता है? कहते वो खड़ा हो जाता है। मैंने कहा आपके पास आता है तो आप खड़े होते हैं? कहता नहीं। मैं क्या, क्यों नहीं आप खड़े होते? कि वो चौड़ हो जाएगा। अगर आपका ये एटीट्यूड है कि आपका मतहत आए और आपने खड़े नहीं होना क्योंकि वो चौड़ हो जाएगा, तो आप वडेरे नहीं तो और क्या है? आपका सलूक मुलाजमों के साथ, अपने जूनियर बंदों के साथ एहसन होना चाहिए, मोहब्बत का, वडेरेपन का नहीं। अच्छा जी, 1962 की आइन आ गई। मैंने पहले अर्ज किया हुआ है, एक बेहतरीन वकील जैसा, मंजूर कादर साहब जैसा वकील पैदा ही नहीं होगा। उन्होंने लिखी हुई 65 में, और उसमें बेसिक डेमोक्रेसी भी आ गया। वो एक इंटरव्यू में मैं नौकरी के लिए गया था, तो मुझे पूछे बड़े साल पहले कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट बेसिक डेमोक्रेसी? मैंने कहा बेसिक हिपोक्रेसी। इतने से लोग लटका रहे हैं। 65 की इलेक्शन हुई, अयूब खान साहब के ख़िलाफ़ फातिमा जिन्ना कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह की बमशीरा, वो हार गई। इलेक्शन में धांधली हुई, बहुत से लोग कहते हैं धांधली हुई। मैं छोटा था, मैंने ना वोट डाला, लगा दें,
तो धांधली कोई नई बात नहीं है। मैंने एक दफ़ा पहले प्रोग्राम में शायद दर्ज किया हुआ है, सबसे पहली धांधली मुमताज़ दौलताना की इलेक्शन के वक्त शुरू हुई। क्यों नहीं हुआ? सारे वक्त जो अंग्रेज़ इलेक्शन कराते रहे हैं, ये धांधली हुई है, धांधली हुई है। ये हम ही नहीं सीखा ये काम धांधली का, हम ही ने कहा। कब हुआ है हाउस ऑफ कॉमन्स की इलेक्शन में धांधली का? अमेरिका में एक दफ़ा हुआ इलेक्शन में, एक दफ़ा हुआ है कि वो जो पंच करते हैं मशीन, वो पूरी तरह सुराख हुआ है कि नहीं, तो उन्होंने कहा जो थोड़ा सा कागज़ लड़का हुआ, चार्ट्स किसकी तरफ देखे ना, किसकी तरफ जाने, दैट्स ऑल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करते हुए एंटोनियो स्कालिया ने वो फैसला लिखा था, ठीक तरह याद नहीं है। मैं पहले स्टेट प्रसिद्ध दोसल खान के बारे में कह रहा था। जस्टिस AR कियानी, रुस्तम कियानी साहब चीफ जस्टिस थे वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट के, उन्होंने एक तकरीर में लिखा कि ऐसे लगता है कि ये कामयाब इनकलाब की थियरी का जो मूजिब है, जिसने लिखी है ये थियरी, वो सुप्रीम कोर्ट के कान में कह रहा था फैसला लिखते वक्त, और वो थियरी हूबहू उन्होंने कबूल कर ली। वो फैसला सही नहीं था तारीख में। अच्छा जी, मैं जिक्र कर सकता हूँ फैसलों का जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं मुश्किल हालात में, मार्शल लॉ में भी नहीं, लेकिन ये प्रोग्राम फैसलों का नहीं है। चलिए फिर आगे करेंगे तो मैं उनका जिक्र कर दूंगा। लेकिन ये कि जी वो मार्शल लॉ लग गया तो क्या करें सुप्रीम कोर्ट, आप बताएं ना क्या करें, कि जी घर चले जाओ। वो मार्शल लॉ जो लगाने वाले होते हैं घर घुर कोई नहीं जाते। सो लेट्स सी क्या ना। फिर आपने कहा है कि इसका जवाब मैं अगले प्रोग्राम में दूंगा, और मैं जो हमारे बेहतरीन शायर हैं उनकी शायरी से दूंगा। और वो यही है कि क्या हमारे हुकूमत में जो लोग होते हैं, अफसरान होते हैं, वो आवाम का ख्याल रखते हैं अपने फैसले देने वक्त या नहीं। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।